नमस्कार, एग्जामरी में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे महाराजनीतिक विचारक प्लेटो के बारे में। हालांकि प्लेटो के राजनीति में ही इसका योगदान नहीं है, इसका योगदान कई क्षेत्रों में है। ये एक महान विचारक था और विचारक साथ साथ दार्शनिक भी था। थोड़ा सा अगर हम बात करें तो प्लेटो के गुरु का नाम जो था वो सुकरात था। सुकरात एथेंस का वासी था और वो एक महान विचारक और दार्शनिक हुआ जिसका प्रभाव प्लेटो पे पड़ा। जब उसने तो उसके प्रभाव से जितने भी उस समय के विद्वान थे उन सब विद्वानों को उसने खंडित किया। जितनी परंपराएं चल रही थी, जो नियम कानून बने थे, जो तर्क वितर्क था, तो उन्होंने प्रश्नोत्तरी विधि का प्रयोग करके उन सब विद्वानों के को खंडित किया। इससे सभी विद्वान एकजुट होकर के इसके विरोध में हो गए और इसे राजा को भड़काने का कार्य कर दिया। उन्होंने कहा कि ये एक देशद्रोही है, ये देश के जनता को भड़का रहे हैं, राज्य के प्रति भड़का रहे हैं सुकरात। अतः इन्हें देशद्रोही का नाम दे करके इन्हें विष का प्याला दे दिया गया पीने के लिए। चूंकि ये ईश्वर पे महान असीम कृपा मानते थे और ये विश्वास भी करते थे, इसलिए राजा ने बोला कि यदि तुम्हें ईश्वर पे इतना ही विश्वास है तो तुम्हें ये विष का प्याला पी लो और तुम्हें ईश्वर बचा लेगा। तो और सुकरात ने वो विष का प्याला हंसते हंसते पिया। जब सुकरात वो विष का प्याला पीने रहा था तो एक विचारक था वहीं पे महान, उसने बोला कि क्या आपको ये प्याला देख करके भय नहीं लग रहा है? सुकरात ने कहा नहीं, मुझे कोई भय नहीं लग रहा है। आज मैं मृत्यु को भी देखना चाहता हूँ कि मृत्यु क्या चीज़ होती है। तो ऐसे महान दार्शनिक था सुकरात और उसी का उन्हीं का जो शिष्य था वो प्लेटो था और प्लेटो पे उनके मृत्यु का बहुत ही बड़ा प्रभाव पड़ा था। तो चलिए जान लेते हैं प्लेटो के राजनीति विचार क्या थे। तो प्लेटो के राजनीति विचार से जानने से पहले थोड़ी सा हम इस पे बात कर लेते हैं, इसको एक देख लेते हैं एक निगाह कि राजनीति क्या होती है। तो राजनीति वह प्रक्रिया है जो राज्य रूपी संस्था के परितः समस्त प्रक्रियाओं का वर्णन करता है। राज्य रूपी संस्था के परितः समस्त क्रियाएं जो होती हैं, क्रिया प्रतिक्रिया, उनका वर्णन ही क्या होता है? राजनीति है। जब राज्य के परितः संचालित होने वाली समस्त राजनीतिक प्रक्रियाओं का क्रमबद्ध अध्ययन करते हैं तो उसे राजनीति विज्ञान कहते हैं। ठीक है। पाश्चात्य राजनीति चिंतन का विकास अरस्तु से माना जाता है। देखिए, क्योंकि ये अरस्तु प्लेटो का शिष्य था, इसका मतलब जाहिर सी बात है कि अरस्तु प्लेटो के बाद आया होगा और प्लेटो का जो विचार है राजनीति वो इससे पहले भी है। लेकिन जो पाश्चात्य राजनीति चिंतन का विकास हम अरस्तु से मानते हैं। क्यों मानते हैं? क्योंकि वह पहले विचारक है जिन्होंने राजनीति शास्त्र को नीति शास्त्र की सीमा से बाहर निकाला था। ठीक है, और उसे एक स्वतंत्र विषय के रूप में दिया था। इसलिए इन्हें राजनीति विज्ञान का जनक कहा जाता है। किसे? अरस्तु को। ठीक है। लेकिन अरस्तु से पहले पाश्चात्य राजनीति चिंतन के आदि पुरोधा के रूप में हम सुकरात और प्लेटो को मानते हैं। ठीक है, जिन्होंने राजनीति पक्षों का विश्लेषण दार्शनिक दृष्टि से किया। इसलिए हम राजनीति दर्शन का पिता प्लेटो को कहते हैं। देखिए, राजनीति विज्ञान का पिता अरस्तु है, लेकिन राजनीति दर्शन का पिता कौन है? प्लेटो है। अर्थात प्लेटो का जो गुरु सुकरात था, प्लेटो तो कि सुकरात से ही वो प्रभावित है। तो इसका मतलब ये भी तो है कि सुकरात ने जो इससे प्लेटो से पहले भी उसने राजनीति विचारक पे बात कर चुका था, यानी राजनीति विचार अपना दे चुका था, लेकिन उसका कोई लिखित नहीं था, इसलिए हम उसको उतनी मान्यता नहीं देते। जैसे बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं, चाहे कोई भी विषय हो, भूगोल हो, इतिहास हो, हमारे यहाँ खगोल हो, तो भारत में ये सब जो यूनानियों ने दिया था खगोल के बारे में, राजनीति के बारे में, इससे पहले कई साल पहले हमारे यहाँ ये सब चल रहा था। हमारे विद्वान जानते थे भारतीय, लेकिन वो लिखते नहीं थे, उनकी कोई वैज्ञानिक सिस्टम नहीं था, इसलिए उन्हें अब के समय में मान्यता नहीं दी जाती है। तो वही काम था कि विचारक में जो सुकरात था उसका कोई लिखा नहीं था, वो केवल बोलता था, समझ बोलता था और प्लेटो उसको सुनता था। इसलिए चूंकि प्लेटो का लिखित मान आता है, इसलिए हम राजनीति दर्शन का पिता प्लेटो को मानते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं प्लेटो। तो देखिए, प्लेटो के राजनीति विचारों को हम 3 पार्ट में पढ़ेंगे। एक, चूँकि वो उसकी पुस्तक ही है, एक रिपब्लिक, स्टेट्समैन्स और लॉज। ये 3 महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं किसके? प्लेटो की। ठीक है, प्लेटो की 3 महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं, रिपब्लिक, स्टेट्समैन और लॉज। तो हम इन तीनों ही बहुत महत्वपूर्ण है और इन्हीं तीनों की वजह से ये जो है कि इतना महान बना। तो चलिए हम शुरू करते हैं। क्योंकि ये कहा जाता है कि जो प्लेटो है वो मस्तिष्क, उसका जो मस्तिष्क है पूरा किसकी देन है? सुकरात की देन है।
ठीक है, यानी कि एक विचारक ने कहा था कि सुकरात प्लेटो के रूप में जीवित हैं। सुकरात प्लेटो के रूप में जीवित है, क्योंकि प्लेटो ने जितने भी सारी बातें लिखी हैं सब अधिक से अधिक 90 से 95% सुकरात की देन है। ठीक है, यानी सुकरात की मस्तिष्क की देन, सुकरात की मस्तिष्क की देन है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहले हम देखेंगे कि रिपब्लिक का प्लेटो। तो रिपब्लिक का प्लेटो देखने से पहले हम थोड़ा सा सामान्य दृष्टिकोण इस पर डाल लेते हैं प्लेटो के ऊपर। तो प्लेटो वह महान विचारक है जिसने राजनीतिक चिंतन को दार्शनिक आधार दिया। राजनीतिक चिंतन को दार्शनिक आधार देने वाला विचार कौन है? तो प्लेटो है। प्लेटो का जन्म 427 बीसी में हुआ था और प्लेटो का पूर्व नाम अरिस्टोक्लीज था। इसे ध्यान रखिएगा, क्योंकि अरिस्टोक्लीज और उसका अरस्तु का भी नाम आता है। तो प्लेटो का पूर्व नाम क्या था? अरिस्टोक्लीज। स्वस्थ एवं सुडौल शरीर के कारण प्लेटो के जो व्यायाम शिक्षक थे उनका नाम प्लेटो रखा था। प्लेटो का एक अर्थ और होता है कि उसका चौड़ा जो कंधा होता है वो चौड़ा होता है। ठीक है, तो प्लेटो ने एकेडमिक नामक संस्था की स्थापना भी की थी। प्लेटो ने अपनी संस्था के प्रवेश के द्वार पर अंकित किया था कि बिना गणित ज्ञान के कोई व्यक्ति प्रवेश ना करे। ये देखिए, ये इंपॉर्टेंट है, इससे याद रखिएगा कि जो एकेडमिक नामक संस्था प्लेटो ने शुरू किया था, जो संस्था बनाई थी, उसके मुख्य द्वार पे ही वो लिख दिया था कि बिना गणित ज्ञान के कोई व्यक्ति प्रवेश ना करे, अर्थात वो उन्हीं को शिक्षा देगा जिन्हें गणित का अच्छा ज्ञान होगा। प्लेटो ने अपनी रचना संसार में आदर्श आधार के रूप में सुकरात के चिंतन अथवा दर्शन को रखा, जिसका प्राय अनुसरण भी किया। ठीक है, प्लेटो ने जो रचना किया था वो संसार के सामने एक आदर्श आधार के रूप में सुकरात का चिंतन रखा था। जैसा कि मैंने पहले ही कहा था कि लोग बोलते हैं कि जो प्लेटो का वो है वो सुकरात का मस्तिष्क भी प्लेटो है। ठीक है, और उसको प्लेटो ने अनुसरण भी किया था। प्लेटो की कुछ ग्रंथ हैं जिसमें से कि प्लेटो ने कुल 38 ग्रंथ को लिखा था, लेकिन उसके प्रमाणित ग्रंथों की संख्या 28 मानी जाती है। ठीक है, उसके चिंतन का 3 आधार है जो मुख्य रूप से हैं। पहला रिपब्लिक, दूसरा स्टेट्समैन और तीसरा लाज। ये तीनों इसकी पुस्तकें भी हैं। लेकिन प्लेटो को इतना महान किसने बनाया? तो रिपब्लिक ने बनाया। ये क्वेश्चन याद रखिएगा, रिपब्लिक इसको इतना महान बनाता है। ठीक है, रिपब्लिक में क्या है? तो पहले हम देखते हैं, रिपब्लिक में है दार्शनिक राजा, आदर्श राजा, न्याय और शिक्षा। दार्शनिक, आदर्श राजा, न्याय और शिक्षा, ये किससे संबंधित है इसका? तो रिपब्लिक से संबंधित है। ठीक है, रिपब्लिक में इसने शासक को ऊपर और कानून को नीचे रखा था। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि प्लेटो के चिंतन पे किसका क्या प्रभाव पड़ा था। तो देखिए, सुकरात का प्रभाव, प्लेटो के चिंतन पे सुकरात का प्रभाव पड़ा था। सुकरात का प्रभाव कैसे पड़ा? कि सुकरात कहता था सद्गुण ही ज्ञान है। सद्गुण के माध्यम से प्रत्येक व्यक्ति में मानवतावादी मूल्य और न्यायपरक गुण का समावेश होता है। सद्गुण के 4 स्वरूप बताया है सुकरात ने। क्या? विवेक, साहस, संयम और न्याय। ये सद्गुण के 4 स्वरूप हैं। क्या क्या है? विवेक, साहस, संयम और न्याय। विशेष रूप से शासन एक कला है, सब सुकरात का है। ठीक है, विशेष रूप से शासन एक कला है। यथार्थता वस्तुओं के विचारों में निहित होती है। यथार्थता जो है वस्तुओं के विचारों में निहित होती है, इसलिए। और दूसरा, उसके एथेंस के शासन प्रणाली का प्रभाव पड़ा था। ये तो सुकरात का प्रभाव पड़ा ही था। दूसरा, प्लेटो पर एथेंस के शासन प्रणाली का प्रभाव पड़ा था और राजनीति स्थिति का प्रभाव उसको स्पार्टा के पड़ा था। ठीक है, यहाँ से ये चीज़ें याद रखिएगा कि शासन प्रणाली का प्रभाव उसको कहाँ से पड़ा था? तो एथेंस से पड़ा था, और राजनीतिक स्थिति का प्रभाव तो स्पार्टा से। ठीक है, तो ये इस पे प्रभाव था। अब हम बात करते हैं, आइए अपने मूल मुद्दे पे, रिपब्लिक का प्लेटो। रिपब्लिक का प्लेटो का मतलब ये हुआ कि रिपब्लिक लिखते समय प्लेटो का क्या दिमाग था, क्या वो सोच रहा था। तो रिपब्लिक लिखते समय प्लेटो को एक कल्पना करता है, अर्थात इसे काल्पनिक प्लेटो भी कहा जाता है। अगर ये पूछ ले कि प्लेटो की कल्पना किस में निहित है, तो रिपब्लिक में। ठीक है, रिपब्लिक में प्लेटो की कल्पना निहित है। तो रिपब्लिक में न्याय सिद्धांत का उसने क्या वर्णन किया, पहले हम देखते हैं न्याय सिद्धांत। तो रिपब्लिक पुस्तक का उपनाम है कंसर्निंग जस्टिस। ठीक है,
कॉस्मिक जस्टिस का संबंध किससे है? तो ये न्याय से संबंधित है। ठीक है, प्लेटो की न्याय सिद्धांत से पूर्व 3 दृष्टिकोण प्रचलित थी। मतलब प्लेटो से पहले, जो प्लेटो ने अपना न्याय सिद्धांत दिया था, उससे पहले 3 दृष्टिकोण पूर्व में प्रचलित थी। कौन कौन सी? एक परंपरावादी दृष्टिकोण प्रचलित थी, दूसरा उग्रवादी दृष्टिकोण और तीसरा था व्यवहारवादी या उदारवादी दृष्टिकोण। परंपरावादी दृष्टिकोण के जो विचार थे वो सिफालस और पोलीमार्कस थे। ये दोनों पिता और पुत्र थे। ठीक है, उग्रवादी दृष्टिकोण में मानने वाले थ्रेसीमेकस और व्यवहारवादी के ग्लाकन थे। ठीक है, तो प्लेटो से पूर्व ये तीनों परंपरा जो है वो चल रहे थे, किसके? न्याय के। ठीक है, तो परंपरागत दृष्टिकोण जो था, न्याय का जो परंपरागत दृष्टिकोण था, इस दृष्टिकोण के क्या था कि न्याय तभी स्थापित होता है जो 2 लक्षण मिलते हों। ठीक है, परंपरागत दृष्टिकोण में क्या कहा जाता है कि न्याय तभी स्थापित होता है जब 2 लक्षण मिलते हैं। क्या क्या? ये सिफालस के अनुसार था कि भाषण के अनुरूप कार्य या आचरण करना, दूसरा देवता या मनुष्य के प्रति अपना ऋण चुका देना, यानी जैसा आप बोल रहे हैं वैसा ही कार्य करिए और आचरण करिए, और देवता का या मनुष्य का जो भी कोई ऋण हो आप उसको चुका दीजिए। यही क्या है? आपका न्याय है। ठीक है, और पोलीमार्कस क्या कहता है कि न्याय प्रत्येक व्यक्ति उसका उचित अधिकार देने में निहित है, यानी कि किसी भी व्यक्ति का जो अधिकार है उसको देना ही न्याय है। और दूसरा बताता है पोलीमार्कस कि न्याय एक कला है जो मित्रों का हित और शत्रुओं का अहित करता है। ठीक है, ये तो परंपरागत दृष्टिकोण था, है ना, न्याय के परंपरागत दृष्टिकोण था। इन सब का खंडन भी करता है प्लेटो। उग्रवादी दृष्टिकोण में क्या था कि न्याय शक्तिशाली का हित है, अर्थात शक्ति ही न्याय है। ये उग्रवादी दृष्टिकोणों का विचार था न्याय से संबंधित। दूसरा क्या था कि इस सिद्धांत के अनुसार, यानी कि उग्रवादी दृष्टिकोण के अनुसार, न्याय का स्वरूप शक्तिशाली संगठन ही निर्धारित करते हैं। ठीक है, अर्थात इस उग्रवादियों में क्या था? शक्ति ही न्याय है। ठीक है, अब उदारवादी क्या बोलते हैं कि उदारवादी जो दृष्टिकोण था उसमें था कि दृष्टिकोण के अनुसार, यानी कि व्यवहारवादी दृष्टिकोण के अनुसार न्याय एक कृत्रिम वस्तु है जो परंपरा की उपज है। मतलब न्याय ये प्राकृतिक नहीं है, प्रकृति ने इसको नहीं दिया, इसको खुद से बनाया गया है, जो परंपरा की उपज, यानी परंपराओं, यानी पिछली परंपराओं से चली आ रही है। न्याय शक्तिशालियों का नहीं बल्कि दुर्बलों का हित है। देखिए, इसने यहाँ पे खंडन किया था उग्रवादियों का। उग्रवादी बोलता था कि न्याय शक्तिशाली का हित है, लेकिन उदारवादी बोलता है कि न्याय शक्तिशालियों का नहीं बल्कि दुर्बलों का हित है। ठीक है, इन सब का खंडन करता है प्लेटो। ग्लाकन क्या कहते हैं कि जो ग्लाकन है उन्होंने न्याय भय की संतान है और दुर्बलों की आवश्यकता है। ये ग्लाकन का स्टेटमेंट है, इसे याद रखिएगा। न्याय भय की संतान है और दुर्बलों की आवश्यकता है। ठीक है, अब आइए हम बात करते हैं प्लेटो का न्याय। प्लेटो का न्याय, प्लेटो ने अपनी पुस्तक रिपब्लिक में पूर्ववर्ती न्याय सिद्धांतों का खंडन किया और अपने न्याय सिद्धांत को स्थापित किया। ठीक है, प्लेटो के अनुसार मानवीय आत्मा के 3 गुण होते हैं। प्लेटो ने मानवीय आत्मा के 3 गुण को माना है। कौन कौन? एक विवेक, एक साहस और दूसरा क्षुधा। विवेक को उसने शासक वर्ग में रखा, साहस को सैन्य वर्ग में रखा है और क्षुधा को उत्पादक वर्ग में। ठीक है, मानवीय आत्मा के 3 गुण बताया, विवेक, साहस और क्षुधा, जिसमें शासक वर्ग को विवेक में रखा, जो साहसी वर्ग थे उन्होंने सैन्य वर्ग में रख दिया, और जो क्षुधा यानी उत्पादक वर्ग हैं उन्हें उत्पादक वर्ग कर दिया। ठीक है, प्लेटो का न्याय क्या है कि न्याय तभी स्थापित होता है जब समाज के सभी वर्ग अपने निर्धारित दायित्वों का सम्यक निर्वहन करें और दूसरों के कार्य में हस्तक्षेप ना करें। ठीक है, तो फ्रेंड्स, प्लेटो ने जो पिछले विचारकों का खंडन किया था वो थोड़ा सा हम उस पर प्रकाश डाल देते हैं। वो इस प्रकार था, जिसमें उसने कहा था कि देवता या मनुष्य के प्रति अपना ऋण चुका देना ही न्याय है। ये जो सिफालस ने कहा था, सिफालस ने, तो उसका प्लेटो ने खंडन किया कि ठीक है, उनका जो कि चुका देना ही न्याय है, ऋण चुका देना ही न्याय है। तो यदि हम किसी का जो ऋण लिए हैं, मान लीजिए उस स्थिति में उससे मैंने कोई कुल्हाड़ी ले लिया है, और यदि उसका बाद में मानसिक संतुलन बिगड़ चुका हो, वो एक दिवालिया हो गया हो, पागल हो गया हो, उस समय यदि हम उसका ऋण चुकाते हैं तो ये न्याय नहीं होगा, क्योंकि वह उस कुल्हाड़ी के द्वारा अपने को आहत भी पहुंचा सकता है, आघात भी पहुंचा सकता है। इसलिए जरूरी नहीं है कि जो मनुष्य का ऋण हो उसको चुका देना ही
न्याय होगा। ये स्थितियों और परिस्थितियों पे निर्भर करता है, ठीक है। और जो बोलते हैं कि एक और था कि शत्रु मित्रों के साथ हित और शत्रुओं के साथ अहित करना, इसका भी उसने खंडन किया था। उसने कहा कि नहीं, अगर हम शत्रुओं के प्रति अहित करेंगे तो उनमें द्वेष भावना और अधिक आ जाएगी, अतः ये हम उस समय स्थिति और उचित व्यवहार के साथ उसका निर्णय करेंगे कि किसके साथ कौन सा व्यवहार करना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह उसने खंडन किया था। तो उसका न्याय पे फिर से हम अपने टॉपिक पे आ जाते हैं। तो न्याय, प्लेटो कहता है कि न्याय तभी स्थापित होता है जब समाज के सभी वर्ग अपने निर्धारित दायित्वों का सम्यक निर्वहन करे और दूसरे के कार्य में हस्तक्षेप ना करे। यानी वो अपना अपना कार्य करे, जिनको जो कार्य दिया गया, जैसे शासक वर्ग है तो वो शासक वर्ग का कार्य करेगा, सैन्य वर्ग है तो सैन्य वर्ग का कार्य करेगा, और जो क्षुधा वर्ग है वो उत्पादक वर्ग का कार्य करेगा। कोई एक दूसरे के कार्य में हस्तक्षेप नहीं करेगा। ये प्लेटो की तो इस पे क्वेश्चन बनता भी है, आप इसे अच्छे से याद रखिएगा कि प्लेटो अहस्तक्षेप की नीति को मानता है। प्लेटो न्याय के दो पक्ष रखता है, एक व्यक्तिगत न्याय और दूसरा सामाजिक न्याय, ठीक है। प्लेटो का न्याय कितने पक्षों में है? तो दो पक्षों में, एक व्यक्तिगत न्याय में है और दूसरा सामाजिक न्याय। तो व्यक्तिगत न्याय के अनुसार में, व्यक्तिगत न्याय में क्या बोलता है प्लेटो कि प्रत्येक व्यक्ति के आत्मा में 3 गुण निहित होते हैं, जैसा कि हमने पहले देख लिया था। 3 गुण निहित होते हैं जो अपने निर्धारित कार्य संपन्न करते हैं, ठीक। न्याय तब स्थापित होता है जब एक दूसरे में नियंत्रक इस प्रकार हो, किस प्रकार हो? जैसे देखिए, हमने बोला था कि हमने देखा है विवेक वर्ग, साहस वर्ग और क्षुधा वर्ग का, ये 3 चीज़ें हैं। तो प्लेटो बोलता है कि न्याय तभी स्थापित होगा जब क्षुधा वर्ग पे विवेक और साहस का नियंत्रण हो। अगर हम इससे एक दूसरे को छोड़ भी देंगे, मतलब हस्तक्षेप नहीं करना है, उस पर उसका नियंत्रण होना चाहिए ताकि वो कोई गलत कार्य ना कर सके। तो क्षुधा पे विवेक और साहस का नियंत्रण होना चाहिए, और जो साहस है वो विवेक के निर्देशन में कार्य करेगा, अर्थात विवेक क्या है, वो सर्वोच्च रहेगा। यानी जो शासक वर्ग है वो सर्वोच्च रहेगा, उस पर किसी का नियंत्रण नहीं रहेगा। वो साहस को अपने निर्देशन में कार्य करने के लिए रखेगा और क्षुधा पे इन दोनों का नियंत्रण होगा, ठीक है। विवेक और साहस का नियंत्रण क्षुधा पे होगा। ये तो उसका व्यक्तिगत न्याय था। अब सामाजिक न्याय के बारे में वो क्या बोलता है? सामाजिक न्याय देखते हैं। जब समाज में उत्पादक वर्ग उत्पादन कार्य करे, सैन्य वर्ग सुरक्षा प्रदान करे और दार्शनिक शासन का संचालन करे, जिससे प्रभावी व्यवस्था स्थापित हो, तब उसे सामाजिक न्याय कहते हैं। यानी कि जो वर्ग है वो अपना अपना कार्य करता है तो हम उसे सामाजिक न्याय कहते हैं। सामाजिक न्याय में शासक वर्ग सर्वोच्चता और अन्य वर्ग पे बनी रहती है, ठीक है। सामाजिक न्याय में शासक वर्ग की सर्वोच्चता अन्य न्यायों पे बनी रहती है, अन्य वर्गों पे बनी रहती है। सामाजिक न्याय तब स्थापित होता है जब समाज के ये तीनों वर्ग न केवल अपने दायित्वों का निर्वहन करें, मतलब शासक वर्ग है तो शासक का काम करे, सैन्य वर्ग है तो सुरक्षा का प्रदान करे, और उत्पादक वर्ग है तो यदि क्षुधा वर्ग है अगर वो उत्पादक का वर्ग का कार्य कर रहा है तो तभी इतने से ही न्याय नहीं होगा। यदि ये तीनों अपना अपना कार्य कर रहे हैं तो उतने से ही न्याय नहीं होगा, बल्कि न्याय तब होगा जब ये एक दूसरे के कार्य में हस्तक्षेप न करें, ठीक है। अपना कार्य कर रहे हैं तब तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इतने में हम नहीं कहेंगे कि उनका न्याय है। न्याय तभी होगा जब ये एक दूसरे के कार्य में हस्तक्षेप भी न करें, ठीक है। अब देख लेते हैं प्लेटो के न्याय की प्रमुख विशेषताएं क्या है। तो प्लेटो का न्याय सिद्धांत अहस्तक्षेप सिद्धांत पर आधारित है, ठीक है। प्लेटो का न्याय अहस्तक्षेप सिद्धांत पर आधारित है। अरस्तु का भी इसी पे आधारित है, हम आगे देखेंगे उसको इसके बाद। तो प्लेटो का न्याय सिद्धांत अहस्तक्षेप सिद्धांत पर आधारित है। प्लेटो का न्याय सिद्धांत कार्य विशेषीकरण के सिद्धांत पर आधारित है, ठीक है। प्लेटो का न्याय अहस्तक्षेप कार्य विशेषीकरण पर निर्धारित है। प्लेटो का न्याय सिद्धांत सामंजस्य के सिद्धांत पर आधारित है। यह व्यक्तिवाद विरोधीवाद सिद्धांत है, क्योंकि वह व्यक्ति के समष्टि का अंग मानता है, व्यक्ति को समष्टि का अंग मानता है, यानी ये व्यक्तिवाद का विरोधीवाद है, ठीक है। इस सिद्धांत के अनुसार न्याय आत्मा का एक गुण है। कौन से? यानी कि प्लेटो के न्याय के अनुसार आत्मा का एक गुण है। प्लेटो का न्याय सार्वभौम न्याय सिद्धांत है, विधिवादी न्याय सिद्धांत नहीं है, ठीक है। इसको याद रखिएगा कि इसका जो प्लेटो का है वो सार्वभौम न्याय है, विधिवादी न्याय नहीं है। विधिवादी न्याय किसका है? वो अरस्तु का आता है, ठीक है। प्लेटो का न्याय सिद्धांत व्यक्तिक और सामाजिक दो स्वरूपों में विभाजित है, जिसे वह आत्मा के गुणों के आधार पर परिभाषित करता है। यदि प्रश्न ये पूछे कि प्लेटो का न्याय किस पे है,
तो वो आत्मा के गुणों पर आधारित है। ठीक है, प्लेटो ने आत्मा के 3 गुण बताया था। पहला बताया था विवेक, दूसरा साहस, तीसरा क्षुधा। ठीक है, और इसी पे इसने 3 वर्गों का भी निर्धारित किया था, शासन वर्ग, सैन्य वर्ग और उत्पादक वर्ग। ठीक है, अब इस पे देख लेते हैं, कुछ कमेंट्स किए गए हैं। वार्कर के अनुसार प्लेटोवादी न्याय निष्क्रिय और पृथकतावादी हैं। विलियम जोड बोलते हैं कि प्लेटो का दर्शन फासीवाद प्रेरित सर्वाधिकारवादी राज्य का दर्शन है। प्लेटो का दर्शन फासीवाद से प्रेरित सर्वाधिकारी राज्य का दर्शन है। कौन कहते हैं? तो विलियम जोड कहते हैं। ठीक है, क्रॉसमैन क्या बोलते हैं कि प्लेटो का न्याय सिद्धांत उदारवादी मान्यताओं पर इतिहास का सबसे कठोर आक्रमण है, अर्थात क्रूर आक्रमण है। कार्ल पापर के अनुसार विशेष रूप से प्लेटो एक सर्वाधिकारवादी विचारक है, जिससे उसका न्याय भी प्रभावी है। ठीक है, सेवाइन बोलता है प्लेटो का न्याय सिद्धांत निष्क्रिय और उदासीन है। सेवाइन के अनुसार, इसको याद रखिएगा, सेवाइन के अनुसार और बारकर के अनुसार। ठीक है, सेवाइन बोलता है प्लेटो का न्याय सिद्धांत निष्क्रिय और उदासीन है। अब बारकर बोलता है कि प्लेटो का जो न्याय है वो निष्क्रिय और पृथकतावादी है। ठीक है, दोनों ने निष्क्रिय बताया है, सेवाइन ने उदासीन बताया और बारकर ने पृथकतावादी बताया। ठीक है, अब प्लेटो का साम्यवादी सिद्धांत देखिए, प्लेटो का साम्यवादी सिद्धांत, वो तो हमने न्याय देख लिया, अब उसका साम्यवाद देख लेते हैं। तो साम्यवाद का आदि पुरुषा विचारक प्लेटो को माना जाता है। साम्यवाद का आधुनिक प्रवर्तक विचारक कार्ल मार्क्स हैं। ठीक है, साम्यवाद का आधुनिक जो है वो कार्ल मार्क्स है, लेकिन अगर पूर्वदा यानी कि पूर्व में देखें तो प्लेटो है। साम्यवाद के प्रभाव से संबंधित 2 वर्ग हैं, शासक वर्ग और सैन्य वर्ग। इसमें उसने क्षुधा वर्ग को नहीं रखा है। साम्यवाद की स्थापना का उद्देश्य क्या था उसका? तो आदर्श राज्य की स्थापना करना। ठीक है, साम्यवाद की स्थापना करने का उद्देश्य प्लेटो का था आदर्श राज्य की स्थापना करना। साम्यवाद की स्थापना के स्रोत क्या है? तो यहाँ पे हम स्रोत देख लेते हैं। तो स्पार्टा से स्त्री के शासन संचालन और शासक वर्ग के सार्वजनिक भोजनालय एवं आवास में रहने से संबंधित संस्कृतियों का वो लिखने मिलता है। दूसरा है उत्पन्न होने वाले बच्चों का संरक्षण राज्य के द्वारा किया जाएगा। अगला उसने स्त्री पुरुष समान शिक्षा पे जोर दिया है, ये स्पार्टा से उसने लिया है। एथेंस से क्या बोलता है कि एथेंस से यह उसके संकल्पना प्राप्त है कि मित्रों की संपत्ति पर सबका समान अधिकार होगा, यानी किसी की अपनी कोई निजी संपत्ति नहीं होगी, ये प्लेटो का विचार करता है। और इसने मित्रों की संपत्ति पर सबका समान अधिकार मानता है। क्रीट, ये सामूहिक कृषि की संकल्पना लिया है। क्रीट से उसने सामूहिक कृषि की संकल्पना कहाँ से लिया है? तो क्रीट से लिया। ठीक है, इसने देखिए 3 चीज़ों से लिया, स्पार्टा से, एथेंस से और क्रीट से। 3 जगह से इसने अपने साम्यवाद को लेने का प्रयास किया है, अर्थात लिया भी है। ठीक है, एक चीज़ याद रखिएगा कि स्त्रीगत साम्यवाद को प्रतिपादित करने वाला पहला विचारक यूरिपाइडीज है। ठीक है, स्त्रीगत साम्यवाद को प्रतिपादक करने वाला पहला विचारक कौन है? तो यूरिपाइडीज। अब देखिए प्लेटो के साम्यवाद के आधार क्या है? तो प्लेटो के साम्यवाद के 4 आधार हैं, मनोवैज्ञानिक आधार, राजनीतिक आधार, दार्शनिक आधार और व्यवहारिक आधार। तो हम एक एक करके देख लेते हैं। पहले हम देखते हैं मनोवैज्ञानिक आधार। तो प्लेटो के अनुसार शासक और सैन्य वर्ग को निस्वार्थ भाव से उत्तरदायित्व का निर्वहन करना है। क्योंकि हमने देखा पहले कि उसने साम्यवाद किसको केवल शासक वर्ग और सैन्य वर्ग में ही रखा है। ठीक है, तो उन्हें संपत्ति और परिवार के संबंध से मुक्त करना होगा, जिससे मनोवैज्ञानिक दृष्टि से राष्ट्र की सेवा करेंगे। किनको? शासक वर्ग और सैन्य वर्ग को संपत्ति नहीं रखने का विचार करता है। कौन? प्लेटो। अब राजनीतिक आधार क्या था? तो इसके अंतर्गत राजनीतिक और आर्थिक शक्ति को पृथक पृथक हाथों में केंद्रित करना, जिसके शासक सत्ता मद से बच सके। यानी कि जो शक्ति है राजनीतिक आर्थिक व्यक्ति की, जो पृथक पृथक हाथों में देनी चाहिए, ना कि केवल शासक को दे देना चाहिए। अगर शासक को दे दिया जाएगा तो उसका अहंकार हो जाएगा, वो सत्ता मद से हो जाएगा और वो कुछ गलत भी करेगा, तो आदर्श राज्य की स्थापना नहीं हो पाएगी। दार्शनिक आधार क्या है? तो कार्यों का विशेषीकरण और न्याय संबंधी विचार प्रमुख दार्शनिक आधार है। व्यवहारिक आधार में क्या बोलते हैं प्लेटो? शासकीय पदों पर नियुक्ति संपत्ति के आधार पर नहीं बल्कि सद्गुण के आधार पर करनी चाहिए। मतलब जो शासक होगा, शासक पद पे नियुक्ति किस पे होगा? संपत्ति के आधार पर ना होकर के बल्कि सद्गुण के आधार पर
होना चाहिए। अभिभावक वर्ग वही होते हैं जो सैन्य वर्ग और शासक वर्ग को अभिभावक वर्ग में वो रखा है। तो अभिभावक वर्ग को पारिवारिक मोह से मुक्त करना और कर्तव्य के प्रति समर्पित करना, ये क्या है, साम्यवाद होगा। ठीक है। अभिभावक वर्ग को परिवार और स्त्री के मोह से भी मुक्त करना है। अभिभावक वर्ग को स्वार्थ एवं संकीर्ण भावनाओं से मुक्त करना है, अर्थात अभिभावक वर्ग को शादी नहीं करना है और ना उसे अपनी कोई निजी संपत्ति रखना है। ठीक है। राज्य में एकता को मजबूत करना अर्थात विविधता में एकता स्थापित करना ही साम्यवाद होता है। ठीक है। स्त्री स्वतंत्रता को बढ़ावा देता है। प्लेटो स्त्री स्वतंत्रता को बढ़ावा देता है। प्लेटो यह मानता है कि स्त्रियां जितने अच्छे से किसी कार्य को निर्वाह कर सकती है वो पुरुष नहीं कर सकता, क्योंकि वो एक साथ कई जिम्मेदारियों को निर्वहन करती हैं। ठीक है। और इसी में प्लेटो रिपब्लिक में ही एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ फैक्ट्स, रिपब्लिक में ही प्लेटो बोलता है कि सबकी पत्नी होंगे, सबके बच्चे होंगे। ठीक है। ये साम्यवाद में बोलता है। आगे देखिए, तो साम्यवाद के स्वरूप पे बात करते हैं तो प्लेटो का साम्यवाद दो स्वरूपों पर है, एक स्त्रीगत साम्यवाद और दूसरा संपत्तिगत साम्यवाद। तो स्त्रीगत साम्यवाद क्या है, उसने स्त्रीगत साम्यवाद पे क्या विचार किया है उसको देख लेते हैं। तो प्लेटो के अनुसार स्त्रीगत साम्यवाद के लिए निम्न सिद्धांत प्रस्तुत किया। अभिभावक वर्ग को पारिवारिक मोह से दूर करना और कर्तव्य के प्रति समर्पित करना, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है अभिभावक वर्ग को परिवार व स्त्री की मोह से दूर रखना। तीसरा पॉइंट, अभिभावक वर्ग को स्वार्थ एवं संकीर्ण भावनाओं से मुक्त करना, क्योंकि ना स्त्री रहेंगी ना संपत्ति रहेगा तो उसका स्वार्थ ही नहीं रहेगा। जब अपना परिवार ही नहीं है तो संपत्ति किस लिए रखेगा, जब कुछ अपना ही नहीं है तो स्वार्थ किस लिए रहेगा। ठीक है। अगला पॉइंट वो बोलता है कि राज्य में एकता को मजबूत करना अर्थात विविधता में एकता को स्थापित करना। अगला पॉइंट, स्त्री स्वतंत्रता को बढ़ावा देना। ठीक है। यानी वो बोलता है कि स्त्रियों को घर के चार दीवारियों में नहीं रखना है, आप उन्हें भी शासन के प्रणाली में भाग लेने की वो छूट दीजिए, उन्हें भी थोड़ा घर से बाहर निकालिए। ठीक है। स्त्री पुरुष समान अधिकार की स्थापना करना, स्त्रियों की प्रतिभा का उपयोग शासन व प्रशासन में करना। स्त्रियों का प्रतिभा का जो प्रयोग शासन और प्रशासन में करने का सर्वप्रथम विचार किसने दिया था, तो प्लेटो ने दिया था। स्त्रियों की प्रतिभा का उपयोग शासन और प्रशासन में करना। अब आके देखिए, प्लेटो के अनुसार स्त्रियां एक साथ कई जिम्मेदारी का निर्वहन करती हैं, इसलिए पुरुष से बेहतर शासन संचालन कर सकती हैं। ये प्लेटो मानता है कि स्त्रियां एक साथ कई दायित्वों का निर्वहन करती हैं, इसलिए वो पुरुष से अच्छा शासन का निर्वहन कर सकती हैं। अब आप ही समझ सकते हैं कि क्या है। परिवार एक ऐसा स्थान है जहां मनुष्य की प्रतिभा का हनन होता है और स्त्रियों की मानसिक शक्ति में चूल्हों में ही छोड़ दी जाती है। ठीक है। प्लेटो कहता है कि स्त्रियों को सार्वजनिक क्षेत्र में पुरुषों के समान नेतृत्व का अवसर दिया जाना चाहिए। श्रेष्ठ संतान की प्राप्ति का उद्देश्य क्या बताता है प्लेटो, कि प्लेटो के अनुसार प्लेटो कहता है कि स्त्री व्यक्तित्व के अनुरूप पुरुष के होने पर श्रेष्ठ संतान की संभावना प्रबल हो जाती है। जैसे अगर पुरुष थोड़ा कद से लंबा है तो स्त्री भी अगर कद से लंबा होगी तो उसके जो पुत्र होंगे वो भी कद से लंबा होंगे। कोई दोनों अगर एक जैसे हैं तो उनका पुत्र भी एक जैसे होगा। अगर स्त्री छोटी है पुरुष लंबा है तो उसका विवाह उससे न कराया जाए। ठीक है। क्योंकि उससे अच्छे और श्रेष्ठ संतान की प्राप्ति बहुत ही मुश्किल है। राज्य उनकी शिक्षा दीक्षा प्रत्येक श्रेष्ठ नागरिक में परिवर्तित कर देता है, इससे संतति सुधार होती है। ठीक है। और स्त्री भी दायित्व से मुक्त हो जाती है। मतलब कि जो संतान प्राप्त होंगे उनका निरीक्षण शिक्षा कौन करेगा, राज्य करेगा। वो संतान किसी एक का नहीं होगा, वो सबका होगा। एक पत्नी किसी एक की पत्नी नहीं होगी, वो सबकी पत्नी होंगी। इसलिए वो अपने दायित्वों से मातृत्व दायित्वों से मुक्त रहेंगी और वो शासन प्रशासन में अच्छा व्यवहार करेंगे। ये प्लेटो कल्पना करता है। ठीक है। अब इसी पे अरस्तु उनका आलोचना भी करते हैं। अरस्तु कहते हैं कि स्त्रीगत साम्यवाद परिवार संस्था की अवहेलना करता है, स्त्रीगत आदर्शवाद को विकृत कर देता है, जिसमें स्त्रियां पत्नी और मां के पद से गिर जाती हैं
अर्थात वो वेश्या बन जाती हैं। ठीक है। स्वतंत्रता की चाह में स्त्रियों की आंतरिक गरिमा क्षरित हो जाती हैं। ये कौन बोलता है? अरस्तु बोलता है। अरस्तु कहता है प्लेटोवादी पुत्र होने की अपेक्षा निकट संबंधी होना ज़्यादा श्रेयस्कर है। ये इसका कमेंट है अरस्तु का। प्लेटोवादी पुत्र होने की अपेक्षा निकट संबंधी होना ज़्यादा श्रेयस्कर है। साम्यवाद का आधार राजनीतिक अधिक, मानवीय कम है। प्लेटो का जो साम्यवाद है वो राजनीतिक अधिक है लेकिन मानवीय रूप से वो कम है। क्यों? क्योंकि वह अभिभावक वर्ग को पारिवारिक सुख से वंचित कर देता है। उत्तम संतान प्राप्ति की भविष्यवाणी पूर्णतः गलत है जो बालक की पहचान खत्म कर देती है। ये अरस्तु बोलता है प्लेटो की आलोचना करते हुए। ठीक है। अब प्लेटो का संपत्तिगत साम्यवाद देखते हैं। ये तो स्त्रीगत साम्यवाद था, संपत्तिगत साम्यवाद क्या है? तो संपत्तिगत साम्यवाद का प्रावधान शासक और सैन्य वर्ग के लिए किया था और उत्पादक वर्ग को इससे मुक्त रखा गया था। ठीक है। प्लेटो के अनुसार शासकों को, सैनिकों को जीवन की आवश्यकता से अधिक संपत्ति अर्जित करने का कोई अधिकार नहीं है। अर्थात जो शासक वर्ग और सैनिक वर्ग होंगे वो उनको जितनी आवश्यकता होगी जीवन जीने के लिए वो बस उतनी ही संपत्ति रख सकते हैं, नहीं तो वो राष्ट्र के प्रति सेवा भाव में अत्यंत कमी उत्पन्न करेंगे। प्लेटो कहता है संपत्ति केवल उतना ही जितना से जीवन यापन हो सके और यह उनका निजी संपत्ति भी नहीं होगी। ठीक है। संपत्ति केवल वो उतना ही रखें जितना कि उनका जीवन यापन हो सके और वो भी संपत्ति उनका निजी संपत्ति नहीं होगी। संपत्तिगत साम्यवाद के अंतर्गत अभिभावक वर्ग के पास ऐसा कोई घर या भंडार नहीं होगा जहां व्यक्तियों का प्रवेश निषिद्ध हो। अर्थात वो बोलता है कि अभिभावक वर्ग में, जैसा कि हमने पहले बताया था, अभिभावक वर्ग में उसने शासक वर्ग और सैन्य वर्ग को रखा है, तो उनके पास कोई ऐसा घर द्वार या फिर कोई ऐसा भंडार नहीं होगा जहाँ पे किसी व्यक्ति को जाने से वर्जित किया जाएगा। अर्थात उनकी जितनी भी संपत्ति होगी, घर द्वार होगी, वो सार्वजनिक होगी, वहाँ कोई भी व्यक्ति जा सकता है और आ सकता है। ठीक है। संपत्ति साम्यवाद का मुख्य उद्देश्य आदर्श राज्य की स्थापना करना और दार्शनिक राजा की संकल्पना को साकार करना है। संपत्तिगत साम्यवाद के कई आयाम हैं जो इस प्रकार है, देख लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट है संपत्तिगत साम्यवाद का दृष्टिकोण आर्थिक के स्थान पर राजनीतिक है, जिसके माध्यम से दार्शनिक राजा की स्थापना करना तथा आदर्श राज्य की स्थापना करना है। नेक्स्ट पॉइंट है प्लेटो का साम्यवाद भेदभाव नहीं त्यागवाद है और संपत्तिवाद उसी का एक स्वरूप है। अगला पॉइंट है संपत्तिगत साम्यवाद का मनोवैज्ञानिक आधार भी है जो आत्मा के 3 गुणों पर निर्धारित होता है। ठीक है। संपत्तिगत साम्यवाद का मनोवैज्ञानिक आधार भी है जो आत्मा के 3 गुणों द्वारा निर्धारित होता है। अगला पॉइंट है मनोवैज्ञानिक आधार के अंतर्गत शासक और सैनिक वर्ग के द्वारा कर्तव्य पालन करना, देव के प्रति समर्पित सेवा देना ही निहित है। ठीक है। और क्या है संपत्तिगत साम्यवाद का दार्शनिक आधार भी है क्योंकि यह कार्य विशेषीकरण के सिद्धांत पर आधारित है। ठीक है। साम्यवाद का कार्य क्या है? वो विशेषीकरण के आधार पर आधारित है, इसलिए यह दार्शनिक आधार है। संपत्तिगत साम्यवाद राजनीतिक और व्यवहारिक दोनों आधारों पर प्लेटो द्वारा विश्लेषित किया गया है, जिससे यदि संपत्ति संबंधी अधिकार, राजनीतिक अधिकार किसी व्यक्ति विशेष के पास मौजूद होगी तो उससे तानाशाही की प्रवृत्ति का जन्म होगा। अर्थात यदि संपत्ति का अधिकार किसी एक विशेष व्यक्ति को दे दिया जाए और राजनीतिक अधिकार किसी व्यक्ति को दे दिया जाए तो उसमें क्या हो जाएगा? तानाशाही प्रवृत्ति का जन्म होगा और शासक अव्यवहारवादी हो जाएगा। इसलिए वह उसे संपत्ति से दूर रखना चाहता है। किसको? शासक और सैन्य वर्ग को। संपत्तिगत साम्यवाद के अंतर्गत शक्तियों का पृथक्करण किया गया है। कैसे? जो आर्थिक क्रिया से संलग्न है उन्हें राजनीतिक क्रिया में भाग नहीं लेना चाहिए और जो राजनीतिक क्रिया में लगे हैं उनका कोई आर्थिक हित नहीं होना चाहिए। अर्थात जो धन जुटाने में लगे हुए हैं, धन संलग्न करने में लगे हैं, धन को एकत्रित करने में लगे हैं, उनका राजनीतिक क्रिया में कोई भाग नहीं होना चाहिए। वो राजनीतिक क्रिया में भाग नहीं ले सकते और जो राजनीतिक क्रिया में भाग लेंगे उन्हें संपत्ति रखने का कोई अधिकार नहीं होगा। ठीक है। फोस्टर महोदय क्या बोलते हैं? इस पे कमेंट है फोस्टर का, प्लेटो के संरक्षक वर्ग को सामूहिक रूप से संपत्ति का स्वामित्व ग्रहण करना नहीं बल्कि उनका त्याग करना है। ठीक है। ये किसके अनुसार है?
फोस्टर के अनुसार है। सेवाइन कहते हैं कि सरकार के ऊपर धन के दूषित प्रभाव का प्लेटो को इतना दृढ़ विश्वास था कि उसे दूर करने के लिए स्वयं संपत्तियों का विनाश करना पड़ा और शासक और सैनिक को मुक्त रखना पड़ा। जैसा कि अभी आप वर्तमान में देख रहे हैं कि सीट सत्ता के लिए लोग कितने पैसे जुटाने के लिए लड़ रहे हैं, एक दूसरे को नीचा करने के क्या करें, तो इसका मतलब क्या है, लाभ है तभी तो वही सेवाइन बोलता है। और इसका अनुसार प्लेटो ही कहता है कि संपत्ति क्या है, वो शासक वर्ग में अर्थात शासन कार्य में बाधक है, राजनीतिक कार्य में क्या है, वो बाधक है। संपत्ति का मोह शासक वर्ग में नहीं होना चाहिए। अरस्तु बोलता है प्लेटो का साम्यवाद आध्यात्मिक बुराइयों का भौतिक निदान है। प्लेटो का साम्यवाद आध्यात्मिक बुराइयों का भौतिक निदान है। किसके अनुसार ये अरस्तु बोलते हैं, ठीक है।